चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर का एक वीडियो हम बता चुके हैं। दूसरा वीडियो ये है क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा वीडियो जो हम समतल दर्पण के गुण से स्टार्ट करेंगे। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण ले लो। समतल दर्पण के गुण। समतल माने क्या होता है? बराबर। समतल माने बस इसी से समझ जाना है, एकदम अभी याद हो जाना चाहिए जितना चीज बताएंगे हम। समतल माने बराबर। कहता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु, समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जितना दूर पर उस वस्तु को रखिएगा, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण पे उतना ही पीछे बनेगा, बात समझे? क्या बोले? अगर दर्पण से हम 4 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखे हुए हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। कोई दिक्कत? समझ गए? क्या बोले? समतल में बराबर होता है ना, तो दूरी समान होना चाहिए। दूसरा में बताया है कि समतल दर्पण में समान ऊंचाई का समान प्रतिबिंब बनता है। जितना ऊंचाई वस्तु है उतना ही उसका प्रतिबिंब उसमें बनेगा, ना तो बड़ा बनेगा ना तो छोटा बनेगा। बात समझ गए? तीसरा में कहता है कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा। और जैसी सीधा हुआ तो क्या हो गया? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। सीधा और काल्पनिक। और जब सीधा बनेगा तो कने बनेगा? पीछे बनेगा। यानी काल्पनिक बनेगा तो कने बनेगा? पीछे बनेगा। काल्पनिक बताएं अभी कि हमारा पीछे कोई खड़ा रहेगा तब ना हम उसको कहेंगे कि क्या है, नहीं हमको पता नहीं। काल्पनिक से नाम लेंगे फलना चिलना देवाना। समझ रहे हैं? समझ गए? दूसरा में क्या बताए थे? क्या चीज? इसका उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। ये हो गया खत्म। दूर में देखिए क्या था? समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग करते हैं उल्टा अक्षर पढ़ने में। अगर अक्षर उल्टा है उसको हमको पढ़ना चाहते हैं, जबकि हमको पढ़ा हुआ नहीं जा रहा है, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके सामने समतल दर्पण लगा लीजिए। उसका उल्टा प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बन जाएगा? सीधा बन जाएगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्या बोले? समतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो पढ़ते हैं उल्टी अक्षर को पढ़ने में, और चेहरा देखने में। चेहरा भी देखेंगे, सब जितना बड़ा हमारा चेहरा उतने देखेंगे, उतना ही देखना चाहेंगे। अगर बड़ा हो जाएगा तो लगेगा क्या हो गया, और छोटा भी हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो जितना बड़ा हमारा चेहरा है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब ऐसा दर्पण अपने घर में लगाएंगे कि उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बने, है ना? अगर छोटा बन जाएगा भी दिक्कत है, बड़ा बन जाएगा भी दिक्कत है। बात समझ रहा है ना? उसके बाद बहुदृश्यक के रूप में। क्या बोले थे? समतल दर्पण का उपयोग जो करते हैं किसमें करते हैं? बहुदृश्यक के रूप में, है ना? बहुदृश्यक के रूप में के मतलब कि हुआ बहुदृश्य, बहुमूर्ति के रूप में। क्या था? बहुमूर्ति। इसमें जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा,
इसमें जो होता है 3 समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ रहता है। कि बोले 3 को समतल दर्पण जो रहता है, तीनों समतल दर्पण क्या रहता है 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ रहता है। और जब 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जिधर से भी देखोगे, कहीं पर भी वस्तु रखा हुआ जिधर से भी देखोगे वो जना जाएगा। क्या होगा? वो जना जाएगा। समझ गए? तो 3 समतल दर्पण जो है, अब 3 समतल दर्पण जो है तीनों क्या है 60 डिग्री कोण पर है। 60 60 60 है ना। इसको अगर देखना है, इसमें कोई चीज का प्रतिबिंब बनाएंगे हम तो उसको हम किधरों से देखेंगे वो हमको जना जाएगा। समझ गए? चलिए और आगे क्या बताए हैं? परिदृश्यक के रूप में। क्या बोले? परिदृश्यक के रूप में। परिदृश्यक होता क्या है ध्यान दीजिएगा। परिदृश्यक के रूप में जैसे यहां पर कुछ रखा हुआ है या यहां से हम देख रहे हैं, अब यहां पर कोई वस्तु है, जनाएगा? नहीं जनाएगा। जनाएगा? नहीं जनाएगा। तो क्या करते हैं कि इसमें जो है ना हम 45 डिग्री कोण पर समतल दर्पण का कांच को लगा देते हैं। क्या बोले? 45 डिग्री कोण के झुकाव पर समतल दर्पण जब लगाते हैं तो कहीं पर भी अंदर में भी वस्तु रखा हुआ रहता है तो उसको हम आराम से उसको देख लेते हैं, उसका प्रतिबिंब बनता है और हमारी आंख पर उसका प्रतिबिंब आ जाता है। तो कितना डिग्री पर रखते हैं? 45 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? जिस वस्तु का अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, किसी वस्तु को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे समतल दर्पण द्वारा देखा जा सकता है। उसे परिदृश्यक कहते हैं। जैसे कि कांच का कोई नली लेंगे, मतलब कि पाइप ले लेंगे, है ना, वो कांच का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांच का। अब उसके अंदर में हम डालेंगे उसको और उसमें जो कांच जो लगा हुआ रहेगा वो कितना डिग्री पर रहेगा? 45 डिग्री कोण पर लगा हुआ रहेगा। तो उस अंदर वाला वस्तु को हम देख सकते हैं। तो कितना डिग्री पर लगाना है वो कांच को? 45 डिग्री कोण पर लगाना है। कितना पर? 45 डिग्री कोण पर। चलिए आगे बोलिए, आगे क्या बताए थे? गोलीय दर्पण। क्या बताए थे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से नहीं साफ पता चलता है कि गोला कह रहा है ना। क्या कह रहा है? गोला। गोला। यही मेरा क्या हो गया? गोलीय दर्पण। क्या हो गया? गोलीय दर्पण का क्या मतलब हुआ? गोल। गोलीय माने गोल। गोलीय दर्पण के 2 बेटा, अवतल और उत्तल। मतलब दोनों अगर उस दर्पण में है तो समझ, जब दोनों जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तो उसको की कहेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोल होता है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोल होता है उसको की कहेंगे? गोलीय दर्पण। उसको क्या कहेंगे? किताब कहाँ दिया जी? अभी किताब था ने, 2 किताब दो। गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोल होता है उसको की कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को बेटा? 2 बेटा। कौन सी? अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल। जना रहा है सबको? क्या जना रहा है कि एक अंदर रंगा हुआ है, एक बाहर रंगा हुआ है ना? एक अंदर रंगा हुआ है, एक बाहर रंगा हुआ है। इसी से परिभाषा समझ जाइएगा। और इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
जिसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? सी द्वारा सूचित किया जाता है। जब इसका बाहर रंगा हुआ है, इसका मतलब इसका अंदर क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह। यही है, क्या है? परावर्तक सतह। और इसका अंदर रंगा हुआ है, एक मतलब इसका बाहर की होगा? परावर्तक सतह। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो बेटा, अवतल और उत्तल। अवतल है ना? अब पहले उत्तल समझिए। ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, दो को परावर्तक सतह हुआ ने, एगो ई परावर्तक सतह, एगो ई परावर्तक सतह। यहां से आधा है ना? यहां से आधा है। ये हो गया, अभी तय लिखेंगे, अभी समझा देंगे। जिसका परावर्तक सतह, देखो ने ई उठा हुआ नहीं लग रहा? उठा है। ऊ से उठा, ऊ से उत्तल। जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उठा हो, उसको की कहेंगे? तो ये हो गया उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धसा हो, उसको की कहेंगे? अवतल दर्पण। समझ गए? सबको समझ में आ गया? ऊ से उठा और ऊ से उत्तल, ऊ से उठा, ऊ से तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उठा हुआ हो, उसको की कहेंगे? और जिसका परावर्तक सतह धसा हो, उसको की कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद क्या बताए थे? परवलयीय दर्पण। दर्पण तीन होता है, समतल, गोलीय और परवलयीय। परवलयीय का मतलब वैसा दर्पण जो पूरी तरह से गोल नहीं होता है, जो पूरी तरह से गोल नहीं होता है। है ना? यही क्या है? ये क्या है? परवलयीय दर्पण। क्या है? परवलयीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरी तरह से गोल नहीं होता है, उसे की कहेंगे? परवलयीय दर्पण। ये क्या हो गया? परवलयीय दर्पण। उसके बाद बताइए, क्या चीज? अच्छा, ध्रुव आ गया ना। चलिए इसको पहले सजा देते हैं, इसको जल्दी सा। अभी दोनों अलग अलग बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर। ई जिसका परावर्तक सतह अंदर हो, अंदर परावर्तक सतह उभरा हो, अंदर रंगा हुआ हो, एकदम चित्र से ही समझ जाना है। याद रखिएगा कि काल्पनिक क्यों काल्पनिक है? क्योंकि इधर रंगा हुआ उधर पार होगा। आईना का उस साइड रंगा हुआ रहता है तो उस साइड प्रकाश जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो अगर जाएंगे भी तो काल्पनिक रूप से लाइन खींचेंगे, है ना? वही डॉट डॉट से इंडिकेट किए। हो गया जकर अंदर धसल है, अंदर रंगा हुआ है और परावर्तक सतह उभरा है, उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा एकदम। उसके बाद क्या बताए थे? सबसे पहला किसका परिभाषा था? ध्रुव है ना? सबसे पहला परिभाषा ध्रुव। एकाएक ही समझेले चल जाएंगे, चित्र भी बदले चल जाएंगे। ध्रुव देख रहे हैं ना? ध्रुव ये क्या है? वो तो उत्तल दर्पण है, इसमें भी ध्रुव ये अवतल दर्पण है। दर्पण नहीं है, दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को, ये
दर्पण है और दर्पण के मध्य, मध्य बने बीच, मध्य बने दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। मतलब यहां हो गया ध्रुव। दर्पण के, याद रखिएगा कौन सी के, दर्पण के मध्य बिंदु। आईना जो है ना, जो आईना रहे, अवतल रहे उत्तल रहे, उसका मध्य बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, ध्रुव, जिसको P से सूचित किया जाता है। नंबर 2 बताइए, वक्रता केंद्र। क्या है वक्रता केंद्र? वक्रता केंद्र जना रहा है, वक्रता केंद्र जना रहा है, वक्रता केंद्र खोखला गोला है, अब खोखले गोले के केंद्र, खोखला गोला के केंद्र, मतलब केंद्र के मतलब बीच, इस गोला के बीच, दर्पण के बीच ना है, दर्पण के बीच जैसी बोलेगा तो ध्रुव हो गया। खोखले गोले का बीच, खोखले गोले का बीच, जिस खोखले गोले का बीच मतलब केंद्र, उस गोले का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग की कहते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं। इस क्या हो गया, वक्रता केंद्र। वक्रता वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? आप जैसे बोलोगे कि इसमें वक्रता केंद्र कैसे है, तो ये आधे में है, ये क्या है, आधा। अगर आधा इधर से आधा अगर इधर से जोड़ दिए, आधा इधर से जोड़ देंगे तो ये बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बीच में आएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या बोले, दर्पण जिस खोखले गोले का केंद्र होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का केंद्र का भाग, बीच केंद्र में की होता है, बीच, केंद्र में अगर खोखला रहेगा तो खोखला के जो बीच वाला भाग, उस दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। की बोले, फिर से बोलिए, खोखला क्या है, खोखला जिस दर्पण के खोखले गोले का भाग, जिस दर्पण के खोखला है कि नहीं, अगर बीच में कुछ है तो खोखला है, जिस दर्पण के खोखले गोले का भाग, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसको C से सूचित किया जाता है, जिसको C से सूचित किया जाता है। आगे बोलिए, फिर से दोहरा देते हैं, ध्रुव किसको कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, और जिस वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, जिस खोखले गोले का खोखला मैंने बीच में कुछ नहीं, खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। उसके बाद क्या आ गया, प्रधान अक्ष। क्या आ गया, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष ध्यान से समझिएगा, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये क्या है, ये क्या है, P से कौन सी इंडिकेट करते हैं, वक्रता केंद्र को, P को ध्रुव, क्या से, ध्रुव से इंडिकेट करते हैं ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहेंगे। की बोले, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया, ये उत्तल, इसमें भी प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रहे हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस जना रहा है, किस पर है, प्रधान अक्ष पर है। ध्यान से सुनिएगा, यहां कर दिए, प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर के मतलब जितना जैसे प्रधान अक्ष का लाइन गया वैसे ही हमको किसको ले जाना है, समांतर एक रेखा खींचना है ना। अपतित किरण, अपतित माने आना, प्रधान अक्ष, ध्यान से समझिए, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। प्रधान अक्ष के समांतर खींचेगी ना, देखो ना, जितना दूरी यहाँ पर समान, दो समांतर रेखा किसको कहेंगे,
दो समांतर रेखा के बीच की दूरी दो रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तो दोनों रेखा की हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर, ध्यान से, प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें, अपतित बने आना, तीर करे लगा हुआ, दर्पण की ओर लगा हुआ कि नहीं, और जा रहा कि नहीं, तीर करे लगा हुआ, दर्पण की ओर जा रहा कि नहीं। प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें दर्पण से परावर्तन, परावर्तन बने लौटना, परावर्तन बने लौटना, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को की कहेंगे? मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। एकदम चित्र से देखिएगा, ई आ रहा है, ई की हो रहा है, जा रहा है, तो आने वाला किरण को अपतित किरण, तो कैसन आ रहा, तो प्रधान अक्ष के समांतर, तो प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें दर्पण से परावर्तन, परावर्तन में लौटना, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको की कहेंगे? मुख्य फोकस, जिसको बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। क्या चीज? अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई लाइन खिंचा रहा है और प्रधान अक्ष के समांतर कोई लाइन आ रहा है, अब टकरा कर वो कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से जाएगा। कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से जाएगा, है ना। तो मुख्य फोकस किसको कहेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें परावर्तन, परावर्तन में लौटना, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को फोकस कहेंगे। की कहेंगे? फोकस। कोई दिक्कत? वह ये हुआ, इसमें वास्तविक बनता है, इसमें काल्पनिक, ये टकरा के तो ऊपर नहीं जा सकता है, तो ये लौट गया, इधर लौटा, तो इसको अपना मने से हम डॉट डॉट काल्पनिक रूप से किए, तो कहां से गया? प्रधान अक्ष गया, प्रधान अक्ष के कहां से गया? मुख्य फोकस से गया, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, इसको डॉट डॉट से इंडिकेट करेंगे। क्या है कि काल्पनिक है, ये काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट से इंडिकेट करते हैं। आज हो गया? उसके बाद बताइए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र में है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है? ये की है? ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव हमेशा ध्रुव से किसी वस्तु को मापेंगे, हमेशा ध्रुव से किसी चीज को नापेंगे। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है, ये दोनों के बीच की दूरी को, मध्य बिंदु को, ये दोनों के मध्य बिंदु को की कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। उसके बाद फोकस दूरी, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, जिसको छोटी एफ से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे द्वारा, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को द्वारा कहेंगे, दर्पण की चौड़ाई को द्वारा कहेंगे। कोई दिक्कत? अब फिर से एक बार दोहरा देते हैं। ध्रुव किसको कहेंगे? ये ध्रुव केकरा पर है? ये दर्पण में है, तो दर्पण के बीच क्यों चीज है? बीच में है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। वक्रता केंद्र की कैसन गोला? खोखला। दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग, उस दर्पण के केंद्र, उस दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। उसके बाद आ गया प्रधान अक्ष, तो प्रधान वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को की कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे, है प्रधान अक्ष कहेंगे। उसके बाद क्या बताए थे? प्रधान अक्ष हो गया मुख्य फोकस। क्या चीज? मुख्य फोकस। तो प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को फोकस कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या।
कौची वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? फोकस दूरी। क्या हो गया? फोकस दूरी। फोकस दूरी। दूरी, फोकस दूरी। हाँ, तो वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। हम बोले ना किसी चीज को कहां से नापेंगे? ध्रुव से। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को यह दूरी है तने है ना, की हो गए वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस है ना। दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण का चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? एक चीज और समझा देते हैं, लिख लीजिएगा। बोलिए दर्पण के को बेटा? बोलिए दर्पण के टू बेटा। कौन कौन? अवतल और अवतल। अवतल और दू में उत्तल है ना। अवतल दर्पण के अभिसारी को होइए। कुछ को होइए? अभिसारी। अभिसारी। अवतल दर्पण के अभिसारी, उत्तल दर्पण के अपसारी। 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 अपसारी है ना। अभिसारी, अपसारी। अभी मैंने बता, अभिसारी के मतलब बताए थे एक बिंदु पर जमा हो रही है। अभिसारी, अपसारी मतलब एक बिंदु से छितरा रही है, उसको की कहेंगे? पता है इन सबको? ध्यान दीजिएगा, एकदम दोनों चित्र से ही आपको परिभाषा बता दीजिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल को अपसारी। हेलो, अरे ध्यान दीजिए, इधर कहाँ आप लोग हैं? देखिए इधर, प्रधान अक्ष के समांतर सभी कितने परावर्तन के बाद मुख्य फोकस। अभी तुरंत बताए थे, अगर प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? प्रधान अक्ष के कहां पर जाएगा? मुख्य फोकस। कौन दर्पण है? जेकर परावर्तक सतत धसा हो उत्तल को, ऊ से उठल और ऊ से उत्तल। उठल है अगर परावर्तक सतत धसा रही, की हो गया? अब उत्तल। जेकर परावर्तक सतह उठा हुआ उसको की कहिए? है ना। जेकर परावर्तक सतह उठल है तो ये की हो गए? की हो गया? उत्तल। ध्यान दीजिए इधर। नौटंकी क्या कर रहा है? कल कम में लहाओ।
चलिए ऐसे मत भूलिए। क्यों हो गया अवतल, क्यों हो गया? इससे क्यों हो रहा है? बाहर नहीं निकल रहा, छितरा रहा है, बाहर छितरा रहा है। आई क्यों हो गया? एक बिंदु पर। अब देखो परिभाषा इसका क्या कहेंगे। अवतल दर्पण को अभी क्वेश्चन रहेगा 2 नंबरिया में पूछता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो अवतल दर्पण प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, नहीं मुड़ा है ऐसे, ऐसे नहीं है। अवतल दर्पण प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। अब प्रधान अक्ष के समांतर सभी अपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या बोले? अवतल दर्पण कने मुड़ल, ये प्रधान अक्ष है ने, तो कने मुड़ल प्रधान अक्ष ने, प्रधान अक्ष की ओर मुड़ल है। तो अवतल दर्पण प्रधान अक्ष की ओर मुड़ी होती है। सभी अपतित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर सभी अपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है। एक बिंदु पर जमा होना क्या कहलाएगा? अभिसारी। और उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है। ये प्रधान अक्ष है, ये है ऐसे, ये है इधर से ऐसे, मतलब ये कने मुड़ा है इस साइड। ये तो काल्पनिक में है, काल्पनिक इसमें काल्पनिक बनता है तो काल्पनिक बनाए हैं, मगर मेन प्रधान अक्ष तो ये ना मेरा, तो एक उल्टा नहीं मुड़ा है ऐसे, तो उल्टा मुड़ा है कि नहीं? तो उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है। अब प्रधान अक्ष के समांतर सभी अपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है। पक्का जनाता ना है, मतलब कि काल्पनिक बात कैसे करता है? जना रहा रे लघु हल्का हल्का, पता नहीं वो है कि नहीं है, मगर लघु है हो जा पर आए वो कहेंगे ना रे तो फल में सुधीरवा देखी हो जा पर, तो की कहेगा वो ई क्यों हुआ, दिखाई पड़ रहा है, और कहेगा सुधीरवा दिखाई मालूम पड़ रहा लो, लघु हो तो पता नहीं हाउ कि नहीं, मगर लग रहा हो जा पर, समझ रहा है ना? तो काल्पनिक दिखाई पूर्ण रूप से पड़ता नहीं है। तो इसका क्या है? प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा हुआ होता है। अब प्रधान अक्ष के समांतर सभी अपतित किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु से मुख्य फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है। मुख्य फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है। अगला की बोलेंगे अवतल दर्पण प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, और जैसी मुड़ा है प्रधान अक्ष की ओर तो सभी अपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अर्थात मुख्य फोकस पर जमा होती है, जमा होती है और यहाँ मालूम पड़ती है, मतलब कि पूरा रूप से नहीं। दोनों परिभाषा, इसका परिभाषा बोलिए तो कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, और प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें अपवर्तन के बाद अपवर्तन है परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है। अब प्रधान अक्ष के समांतर सभी अपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए उत्तल दर्पण को दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? एकदम एक बार और घर में बढ़िया से, अगर जिसके पास सुविधा है मोबाइल का देख लीजिए, ऐसे पढ़िएगा भी तो याद हो जाएगा, देख लिए तो आपको 100% याद हो जाएगा। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।